हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मार्गदर्शन में। आई होप यू आर वेरी वेल। तो दोस्तों, जैसे कि हम पीछे से क्लास करते हुए आ रहे हैं हिस्ट्री की अपनी, सबसे पहले हमने गुप्त वंश देखा, उसके बाद हमने मगध साम्राज्य को पढ़ा। और अब जब हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं तो इसके बाद आज हम कण्व वंश पे बात करने वाले हैं, कण्व वंश को जानेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में क्या मिलता है नया। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कण्व वंश का जो राजवंश रहा है वो कितने टाइम तक रहा, उन्होंने कितने समय तक अपना टाइम पीरियड, अपना राज्यकाल रखा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वो 71 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक रहा है लगभग। और उसमें टोटल कितने वर्षों तक राज्य किया इन्होंने? 45 वर्षों तक राज्य किया। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक कण्व वंश से पहले कौन सा राज्य शासन करता था? वो था शुंग वंश। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको शुंग वंश के बारे में ये पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उनके जो मंत्री थे वसुदेव। ठीक है, शुंग वंश के जो अंतिम शासक हुए हैं देवभूति, उनके जो मंत्री थे वसुदेव, 73 ईसा पूर्व में उनकी हत्या करके मगध पर कण्व वंश की राजवंश की स्थापना करी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसेगा कि हाँ भाई, शुंग वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे? वो थे देवभूति। ठीक है, कौन थे? देवभूति थे। तथा उनके मंत्री कौन थे? वसुदेव। और यहीं से आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, हाँ भाई कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे वसुदेव। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं। कण्व वंश में टोटल 4 राजाओं ने 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक लगभग 45 वर्षों तक मगध पर शासन किया, जो हमने सबसे ऊपर की लाइन में हमने पढ़ी लिया था, जान लिया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। इस राजवंश ने भी शुंग वंश की भांति वैदिक धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण किया। इनके जो कण्व वंश के बारे में बात की जाए तो इन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज पर जोर दिया, क्या किस चीज पर काम किया? इस राजवंश ने भी शुंग वंश की भांति, जो इनसे पहला राजवंश था, उन्होंने भी जैसे अपना काम किया था वैदिक धर्म पर और संस्कृति का संरक्षण किया था, उसका बचाव किया था, उसके बारे में उत्थान किया था, उसका एक तरीके से प्रचार प्रसार किया था। वही काम, सेम टू सेम काम वही कण्व वंश ने किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कण्व वंश या काणव वंश या कण्वायन वंश शुंग वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला 8वां राजवंश बना। मतलब कि शुंग वंश 7वां था और शुंग वंश के बाद जिसने शासन किया वो कण्व वंश आया। कण्व वंश कौन सा नंबर का शासन था मगध पर शासन करने वाला? वो था 8वें नंबर का राजवंश था। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हुई, आगे देखते हैं। कण्व वंश का मूल ब्राह्मण था। ये कौन थे? जाति से कौन थे? ये ब्राह्मण थे तथा ये मूल रूप से शुंग वंश की सेवा करते थे। जो इनसे पहले कण्व वंश, कण्व राजवंश से पहले जो शासन, राज्य शासन कर रहा था वो शुंग वंश था तथा वे कौन थे? वे ब्राह्मण थे। तथा उनका क्या काम था? ये कण्व वंश वालों को क्या काम था? ये मूल रूप से शुंग वंश की सेवा करते थे। पुराणों में उन्हें शुंग भृत्य अर्थात शुंगों का सेवक भी कहा गया है। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा कि शुंग भृत्य अर्थात शुंगों का सेवक किस राजवंश को कहा गया है? वो कण्व राजवंश को कहा गया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए, टोटल कितने राजा हुए हैं? सबसे पहले हम जानते हैं सम्राट वसुदेव, जो इसके संस्थापक हैं। उनका जो समय काल रहा है वो 73 ईसा पूर्व से लेकर 66 ईसा पूर्व तक रहा है। फिर दूसरे जो सम्राट हुए, सम्राट भूमिमित्र हुए हैं, कण्व, भूमिमित्र कण्व जिनका पूरा नाम था, वो 66 ईसा पूर्व से लेकर 52 ईसा पूर्व तक रहे हैं। तीसरे जो सम्राट हुए, सम्राट नारायण कण्व, उनका जो टाइम पीरियड रहा है 52 से 40 ईसा पूर्व तक रहा है। तथा जो चौथे सम्राट हुए हैं, सम्राट सुशर्मन, सुशर्मन, सुशर्मन और सुशर्मा कणव, 40 से 28, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, जो शुंग वंश के सबसे पहले सम्राट हुए हैं, सम्राट वसुदेव, वसुदेव कणव, उनके बारे में जान लेते हैं। उनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? वो 73 ईसा पूर्व से लेकर 66 ईसा पूर्व तक था। कणव राजवंश का संस्थापक सम्राट वसुदेव कणव था। उसने 7 वर्षों तक लगभग शासन किया। कणव का साम्राज्य पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। ठीक है, कण्व वंश की राजधानी विदिशा थी। आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा वो सिर्फ ये मिलेगा, हाँ भाई कण्व वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी? वो विदिशा थी। और कण्व वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो सम्राट वासुदेव कण्व थे। ठीक है, उनका टाइम पीरियड लगभग कितना रहा? वो 7 वर्षों तक था। वो 7 वर्ष कौन कौन से थे? कितने समय से लेकर कितने समय तक थे? वो 73 से लेकर 66 ईसा पूर्व तक थे। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वासुदेव शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति का ब्राह्मण अमात्य था। ठीक है, ब्राह्मण अमात्य का मतलब होता है क्या? जो मंत्री होता है वो मंत्री के रूप में काम करते थे वासुदेव सम्राट कण्व जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतिम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध वासुदेव ने षड्यंत्र रचा और मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मतलब कि
जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति, उनके खिलाफ षड्यंत्र करा, उनके खिलाफ उन्हें मारने की योजना बनाई और तथा एक नई रणनीति के रूप उनका वध करा, उनको मारा और उसी के तहत फिर उन्होंने मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया और वहीं से कर्ण वंश की स्थापना हुई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अपने स्वामी की हत्या करके वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का ध्वंसाशेष था। ध्वंसाशेष का मतलब क्या है? जो टुकड़ों में बट गया हो, मतलब एक छोटा हिस्सा, उसका जो बचा हुआ अवशेष हो। ठीक है, जो मगध का पूरा प्रांत था वो पूरा प्रांत मगध के रूप में नहीं मिल पाया, लेकिन जो उसका छोटा हिस्सा था वो ही इनके एक कब्जे में आ पाया, जिस पर शुंग वंश का अपना अधिकार था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लांघकर शक आक्रांतक बड़े वेग से भारत पर आक्रमण कर रहे थे। मतलब जो शक थे, जो गुप्त वंश में जब हमने आपको पढ़ाया था, तो उस गुप्त वंश में शक सम्मत आया था एक, तो वही वाले शक हैं ये। ठीक है, आपको अगर उसके शक के बारे में जानना है तो आपको गुप्त वंश वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये शक आक्रांतक बड़े मतलब आक्रामक स्वभाव से भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे, जिसके कारण न केवल मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से निकल गए थे, मतलब कि जब शक मगध साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर रहे थे तो वहां के सुदूरवर्ती जनपद थे, मतलब दूर थे, जो मगध साम्राज्य से दूर थे जनपद, वे साम्राज्य से निकल गए थे, उस मगध साम्राज्य से निकल गए थे। बल्कि मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अव्यवस्था मच गई थी। मतलब जब उन्हें पता चला कि हाँ भाई शक हम पर आक्रमण करने वाले हैं, तो थोड़ी हलचल मची, वहां पे भागा दौड़ी मच गई और जो वहां की जमी जमाई व्यवस्था थी वो अव्यवस्था में बदल गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। तो इनके बारे में इतना ही था। जो अब अगले राजा हुए हैं कणव वंश के, उनके बारे में देख लें। सम्राट भूमिमित्र कणव, जिनका टाइम पीरियड रहा है वो 66 से लेकर 52 ईसा पूर्व तक रहा है। कणव वंश का दूसरा सम्राट भूमिमित्र कणव था। यह सम्राट वासुदेव का पुत्र था और पुत्र ने भी 14 वर्षों तक शासन किया। 66 से लेकर 52 तक 14 वर्ष बैठ जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा? हाँ भाई, वासुदेव का पुत्र कौन था? भूमिमित्र कणव था। भूमिमित्र कणव किसका पुत्र था? वासुदेव का पुत्र था। भूमिमित्र कणव ने कितने समय तक शासन किया? वो 14 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से कोरिलेट करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। सम्राट भूमिमित्र कणव इस वंश का दूसरा शासक था और सम्राट वासुदेव का पुत्र था। इसने 66 ईसा पूर्व से 52 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने अपने शासन काल में कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया। आपको देखो दूसरे वाली लाइन से भी आपको एक पॉइंट मिल चुका है कि हाँ भाई कण्व वंश का दूसरा शासक कौन था? वो सम्राट भूमिमित्र कण्व था। ठीक है, इनके बारे में इतना ही होगा। आगे देखते हैं। फिर आए हैं सम्राट नारायण कण्व। सम्राट नारायण कण्व इस वंश के तीसरे संस्थापक, तीसरे राजा थे। उनका जो टाइम पीरियड था वो 52 ईसा पूर्व से लेकर 40 ईसा पूर्व तक था। इनके बारे में जान लेते हैं। कण्व वंश का तीसरा सम्राट नारायण कण्व को कहा जाता है। मतलब कहा जाता है क्या, थे ही वही। ठीक है, कण्व वंश का तीसरा सम्राट नारायण कण्व था। यह सम्राट भूमिपुत्र का पुत्र था। नारायण कण्व ने लगभग 12 वर्षों तक शासन किया। मतलब कि 14 वर्षों तक इनके पिता ने शासन किया और 7 वर्षों तक इनके बाबा ने शासन किया। ठीक है, और अबजा जो पुत्र है सम्राट नारायण कण्व, वो 12 वर्षों तक शासन करेंगे। ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड था वो 52 से लेकर 40 ईसा पूर्व तक था। इसने 52 ईसा पूर्व से लेकर 40 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने अपने शासन काल में कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया। मतलब कि आपको कुल मिलाकर के इतना पता चलेगा, हाँ भाई ये एक सीक्वेंस में जो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश आए हैं उनकी सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए इस वजह से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका कोई इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। जो इस वंश के अंतिम शासक हुए हैं सम्राट सुशर्मा कणव। ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है वो 40 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। कणव वंश का अंतिम शासक सुशर्मन कणव था। इनकी अमात्य सिमुक ने हत्या करके मगध पर सातवाहन अर्थात आंध्र साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो यहां से आपको क्वेश्चन फंसने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इस लाइन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कणव वंश का अंतिम शासक कौन था? वो सुशर्मन कणव था। और जो इसकी हत्या किसने की थी? वो अमात्य सिमुक ने की थी। अमात्य सिमुक ने की थी। अमात्य सिमुक कौन था? वो सातवाहन वंश का, सातवाहन कणव वंश के बाद कौन सा राजवंश आएगा? वो सातवाहन शासन आएगा, सातवाहन वंश का शासन आएगा।
और उसका जो संस्थापक कौन होगा वो अमात्य सिमुक होगा। ठीक है, इतना मैंने आपको क्लियरफाई करके बता दिया है, तो आपको शायद इसमें अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक बार फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन? सुशर्मन कण्व। इसकी हत्या किसने की? अमात्य सिमुक ने की। तथा अमात्य सिमुक कौन था? सातवाहन वंश को स्थापना देने वाला था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वो भी अमात्य सिमुक था। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं। सम्राट सुशर्मन कण्व कण्व वंश का चौथा और आखिरी शासक था। यह सम्राट नारायण कण्व का पुत्र था। इसने 40 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। 28 ईसा पूर्व के करीब आंध्रों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और इसी बीच राजा सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन को मौत के घाट उतार दिया और अपना नया राजवंश सातवाहन वंश की स्थापना की। ये चीज मैं आपको ऊपर की लाइन में क्लियर करा चुका हूं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन के साथ आपको एक चार्ट बना करके दे दूंगा, आप उस चार्ट के तहत समझ लेना। ठीक है, लेकिन आपका डाउट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर में बैठ करके क्वेश्चन को गलत जज मत करें, उसका आंसर गलत बिल्कुल भी न करें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां से अब कर्ण वंश का जो अंत था वो देख लेते हैं। कर्ण वंश का अंत किस तरीके से हुआ, पहला पॉइंट देखते हैं। कर्ण वंश ने कभी भी अपने आप को एक शक्तिशाली राजवंशों के रूप में शामिल नहीं कर पाया। ये इतने इलिजिबल नहीं थे कि जो अपने राजवंश को इतना प्रभावशाली, इतना उत्थान की ओर लेकर के जाए कि हाँ भाई जो शक्तिशाली राजवंशों में इन्हें शामिल कर लिया जाए। ठीक है, विशाल साम्राज्य की बागडोर मिलने के बाद कण्व राजवंश के राजा इसको संभाल नहीं पाए थे। जो इनको क्षेत्र मिला था वो मगध प्रांत के एरिया से कम था, लेकिन फिर भी एक विशाल साम्राज्य की बागडोर मिली थी, लेकिन उसको ही अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए, तथा वो इनके हाथ से निकल गया। उसके बाद उस पर शासन किसने किया? सातवाहन वंश ने किया। मगध साम्राज्य के छोटे छोटे राजा और सेनापति अपने अपने क्षेत्र में कण्व वंश के राजाओं से अधिक प्रभाव रखते थे। मगध राज्य में जो कई छोटे छोटे राजा थे, जैसे मैंने आपको बताया, पीछे वीडियो में बताया जैसे मैंने आपको, कि हाँ भाई मगध का पूरा प्रांत न मिलकर उसका कुछ ध्वंसाशेष था, छोटा अवशेष था, वो मिला। लेकिन जो और छोटे छोटे शेष थे उसमें और दूसरे राजा अपना राज्य चला रहे थे। वो राजा सेनापति अपने अपने क्षेत्र में कण्व वंश के राजाओं से अधिक प्रभाव रखते थे। मतलब कि ज्यादा प्रांत होने के बावजूद भी कण्व वंश इतना अपना प्रभाव नहीं जमा पाए जितना कि इनसे छोटे क्षेत्र वाले राजा अपना मगध के क्षेत्र में प्रभाव जमा कर रखने में सफल हुए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। यही वह समय था जब शक भारत की पश्चिम और उत्तर की सीमाओं को छोड़कर मगध की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे थे। शकों ने इस आक्रमण के चलते में मगध के दूर दराज के इलाकों पर अधिकार कर लिया था और आस पास के क्षेत्रों में खलबली मच गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ भाई शकों ने आक्रमण किया, तथा शकों के आक्रमण के कारण ही कण्व वंश का जो एक तरीके से पतन का कारण था वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। वो आक्रामक होते चले गए थे, उसी के चलते इनका जो अपना जो दबाव था, दबदबा था, वो कम होता चला गया। और इसी तरीके से ये कण्व वंश के अंत का कारण बना, उसमें ऐड पॉइंट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वासुदेव कण्व और उसके बाद इस वंश के उत्तराधिकारी का प्रभाव महज एक अक्षत्रिय राजा के समान था। मतलब एक छोटे से प्रांत का राजा होता है ना, उसी के तहत, उसी के जैसा इनका प्रभाव रह चुका था। कोई एक चक्रवर्ती या महान शक्तिशाली राजा के रूप में इतने विकसित नहीं हुए, इतने प्रभावित नहीं हुए, इतने फेमस नहीं हुए। ठीक है, पाटलिपुत्र पर जरूर कण्व वंश का प्रभाव था। पाटलिपुत्र पर इनका आधिपत्य था, वो मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया, पीछे स्लाइड में पढ़ाया। आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में न रहे। वीडियो देखने के बाद आपका कण्व वंश एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे वह वंश बहुत कमजोर होता गया और 28 ईसा पूर्व के करीब आंध्रों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन को मौत के घाट उतार दिया। सुशर्मन को मौत के घाट उतारने वाले राजा का नाम सिमुक था। अभी भी देखो, जो मैंने आपको लास्ट जब राजा हमने पढ़े थे सुशर्मन, उनके बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ा है। लेकिन इस स्लाइड में, इस अंत में, जब कण्व वंश का जो अंत मैं अब आपको बता रहा हूं, उसी के तहत मैंने आपको आगे फिर से एक बार एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा दिया है, रिवाइज करा दिया है कि हाँ भाई कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मन था। उसको मौत के घाट उतारने वाला राजा कौन था? वो राजा सिमुक था। और राजा सिमुक किस वंश का संस्थापक? सातवाहन वंश का शासक था। और सातवाहन वंश किस किस वंश के बाद आए? वो कण्व वंश के बाद स्थापित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस बार पेपर में क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे और आपका इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा।
चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। लगभग 28 ईसा पूर्व में सिमुक ने सुशर्मन की हत्या कर दी और मगध पर एक नवीन वंश आंध्र सातवाहन की नींव रखी, तथा आंध्र सातवाहन भी ब्राह्मण ही वंश था। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि कण्व वंश कण्व वंश से पहले शुंग थे, वो ब्राह्मण थे मूल रूप से वो क्या करते थे, कण्व वंश वाले कण्व वंश शुंग भृत्य के नाम से जाने जाते थे, वो ब्राह्मणों की सेवा करते थे। कण्व वंश कौन थे, वो भी मूल रूप से ब्राह्मण थे। और कण्व वंश के बाद जो राज शासन आया है, जिस वंश का शासन आया है, वो आंध्र सातवाहन था, वो भी एक तरीके से ब्राह्मण वंश था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो ठीक है, कण्व वंश के बारे में आपका जो भी कुछ क्वेश्चन बनने थे, वो जितना कुछ सबमिट करके आपको दिया जा सकता था वो हमने दिया। और आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तथा हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।